स्थिति विज्ञान के अंतर्गत कल जो पढ़े थे उसका अधूरा हुआ है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। दो बल और उनके परिणामी तथा उनकी दिशा। हम लोग एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली हल कर रहे थे, तो इसी प्रश्नावली में अब हम एक नया प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है दो बल P प्लस Q, दो बल P प्लस Q और P माइनस Q कौन सा कोण बनाते हुए लगाए जाएं कि उनका परिणामी रूट पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर हो। यह हमारा प्रश्न है कि हमें दो बल दिया गया है, एक का नाम है P प्लस Q और दूसरा P माइनस Q। इनके मध्य कितने अंश का कोण, यानी कितने अंश का कोण हम लगाते हुए इनको क्रिया करवाएं ताकि उनका जो परिणामी निकले वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर हो। यानी इस सवाल को देखने से हम जब कल सूत्र के रूप में पढ़े तो P के जगह P प्लस Q दिया है और जहां पर Q दिया था उसकी जगह P माइनस Q दिया है, और जिसे हम परिणामी कहते हैं वो परिणामी R का मान अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें अब निकालना है थीटा, यानी कोण का मान निकालना है, कौन सा कोण। चलो स्टार्ट करते हैं हल करना। तो हल करने के पहले सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। हमारे पास एक बिंदु O है, इस बिंदु पर एक बल P प्लस Q क्रियाशील है, उसकी दिशा OP है। दूसरा जो बल है ले लेते हैं इधर, इसकी दिशा P माइनस Q की दिशा OP माइनस Q है, और मान लेते हैं एक परिणामी जो कि इनके बीच में कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं वो परिणामी R ये है। अभी हमें फिलहाल ये नहीं मालूम है कि P प्लस Q और P माइनस Q के मध्य कोण कितना है, तो उसे हम मान लेते हैं कि इनके बीच का कोण थीटा है, और इस तरीके से यही थीटा का मान हम निकालेंगे। तो शुरुआत में हमको बताना पड़ता है, माना कि बल P प्लस Q और P माइनस Q का परिणामी कैपिटल R है तथा इनके मध्य कोण थीटा है। हमने दोनों बलों के बीच जो कोण है उसको थीटा मान लिया गया है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है उसी सूत्र को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जहां P और Q होता है उसकी जगह इन मानों को रखेंगे, R की जगह ये मान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि R स्क्वायर बराबर, फार्मूला जो होता है उसे लिखेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग सूत्र के माध्यम से जानते हैं, और हमें अब सवाल में जो दिया गया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अब दिया है हमें P का मान दिया गया है P प्लस Q, Q का मान दिया गया है P माइनस Q, और R का मान दिया गया है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर। तो इस तरीके से इन मानों को अब हमारे पास जो सूत्र है उसमें रखेंगे। तो R स्क्वायर के जगह, अब R के जगह रखेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस P स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह P की जगह मान रखेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस Q का स्क्वायर
प्लस क्यू की जगह रखेंगे p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से हमें जो सूत्र पहले मिला था वो अब हमें जो मान दिया गया है उसके हिसाब से ऐसा चेंज हो जाएगा। अब इसे हल करने की ज़रूरत है। जब स्क्वायर को लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ें हैं उसमें अंडर रूट यानी वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, यानी वर्गमूल का चिन्ह जो कि घात में 1/2 होता है और यहाँ पर घात है 2, वो आपस में गुणा होंगे तो 1/2 गुणा 2 यानी कटेगा, तो इस तरीके से एक घात बचेगा यानी p स्क्वायर प्लस 3q बचेगा। बराबर हमारे पास ये जो सूत्र है बीजगणित का एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के वर्ग, तो उस सूत्र के जैसे दिख रहा है, इसे हम ओपन करेंगे खोलेंगे उसी के रूप में, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस ये भी सूत्र है हमारा, सूत्र बीजगणित का जो सूत्र है a माइनस बी का वर्ग उसी रूप में है, तो इसे भी हम उसी के रूप में खोलेंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। और यहाँ आने से हम देखते हैं कि इस पद में p प्लस क्यू और p माइनस क्यू दोनों का गुणा हो रहा है, तो ये भी बीजगणित का एक सूत्र होता है a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी गुणा हो रहा है, तो दोनों को लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। जिन जिन सूत्रों का हमने यहाँ पर उपयोग किया है उसे हम यहाँ पर बताएंगे। तो हमारे पास जो बीजगणित का सूत्र होता है, एक तो हमने इस्तेमाल किया a प्लस बी का पूरे का वर्ग, तो ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, हमने ये फार्मूला यूज किया। दूसरा सूत्र इस्तेमाल किए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम चाहे तो इसी सूत्र में हम उसे भी बता सकते हैं ताकि हमारा कार्य भी बच जाए। तो a माइनस बी का वर्ग, तो हम इसी सूत्र में केवल चिन्ह यहाँ बदलता है, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा जो सूत्र हमने इस्तेमाल किया है वो है a प्लस बी पहले ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम सूत्रों को यहाँ पर बता देंगे। अब हमारे पास जो सवाल है उसे अब हम हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, हम देखते हैं इनके प्रसार को। तो इसमें से ये जो पद है प्लस 2pq और ये माइनस 2pq एक दूसरे को घटेगा यानी कट जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐसे काट सकते हैं इन्हें। दूसरा इधर p स्क्वायर प्लस 3q है, इधर भी है q स्क्वायर p स्क्वायर, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि दाहिने पक्ष में p स्क्वायर q स्क्वायर दो जगह है, तो इसे पहले जोड़ घटाना जो भी होता है उसको कर लेंगे, उसके बाद पक्षांतर करके एक साइड में ले जाएंगे। तो हमारा अब जो काम है वो दाहिने पक्ष में है। दाहिने पक्ष में फिलहाल क्या है उसे लिखेंगे, पहले p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर लेफ्ट हैंड में है बाएं पक्ष में, और दाहिने पक्ष में देखिए p स्क्वायर दो जगह है, दोनों जुड़ जाएगा, धनात्मक है इसलिए, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर दो जगह है, तो ये भी हो जाएगा प्लस 2q स्क्वायर, और अंतिम जो पद है वो है प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा, तो प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से ये हमारे पद हुए। अब हम लोग देखते हैं कि इन्हीं ये जो पद है दाहिने पक्ष का, चाहे तो हम इसे बाएं पक्ष में ले जा करके घटा सकते हैं, दोनों के चिन्ह इधर एक समान है, एक दूसरे पक्ष में जाएगा पक्षांतर करने पर तो वो चिन्ह बदल जाएगा और फिर जोड़ घटाना किया जा सकता है। तो हम इन दोनों पदों को पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो बाएं पक्ष में ले जाने पर ये p स्क्वायर, तो ये 2p स्क्वायर अब माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2p स्क्वायर उधर था, अब ये इधर आके माइनस 2p स्क्वायर, प्लस 3q स्क्वायर बाएं पक्ष में है, ये q स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर
इस तरीके से बाएं पक्ष में चला गया ये दोनों पद, और हमारे पास दाहिने पक्ष में अब बचा 2p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से अब इन पदों को बाएं पक्ष के इन पदों को अब देखते हैं कि जोड़ घटाना किया जा सकता है क्या। तो हमारे पास ये प्लस और ये माइनस है, इसलिए दोनों पदों को, चूंकि दोनों में p² चर राशि है, इसलिए हम इन्हें घटा सकते हैं, इन्हें भी घटा सकते हैं। घटाते हैं तो p² माइनस 2p², तो यहाँ पर अब बचेगा माइनस p², और यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये बचेगा प्लस q², यानी 1p² बचता है, 1 को लिखते नहीं हैं इसलिए माइनस p² होगा। और जब भी हम घटाते हैं हम लोग जो बड़ी राशि होती है उसके चिन्ह को उतारते हैं। तो हमारे पास बड़ी राशि यहाँ पर -2 है, इसलिए उसके चिन्ह को उतारेंगे तो माइनस होगा। यहाँ पर बड़ी राशि प्लस है, इसलिए प्लस q² होगा। इस तरीके से दाहिने पक्ष में जाने से अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। ये 2 इंटू p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग देखते हैं ये जो है q माइनस चिन्ह को अगर कॉमन ले लें तो ये इसके जैसा आ जाएगा, माइनस p² माइनस q² जैसे। तो यहीं पर माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा p² माइनस q², और इधर फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। 2 इंटू p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। बाएं पक्ष में अब देख रहे हैं माइनस p² माइनस q², इधर भी माइनस p² माइनस q² है। हम इसे पूरे को पक्षांतर करके इधर ला सकते हैं। तो जब पक्षांतर कर देंगे तो ये दोनों पद हमारा इसके नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस p² माइनस q² बटा 2 इंटू p² माइनस q², और बराबर के उस साइड में जब बचेगा वो बचेगा कॉस थीटा। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जब कभी भी हम पक्षांतर किए, यहाँ पक्षांतर करने पर चिन्ह का परिवर्तन होता है। यहाँ पर पक्षांतर कर रहे हैं तो वो बटे में आ रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब यहाँ पक्षांतर करते हैं ये चिन्हों को देखना है, जो शेष बच रहा है वो पद ये है। इन दोनों पदों को हम पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं, और हमारे पास जो बचने वाले जो पद है उनके साथ में ये दोनों पद चिन्ह प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब कभी भी पक्षांतर करेंगे तो जिन्हें पक्षांतर कर रहे हैं वही पद उधर जा करके उनके चिन्ह बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ जब पक्षांतर करते हैं हम, तो यहाँ जो बच रहा है वो पद है कॉस थीटा। ये पद पक्षांतर कर रहे हैं, चूंकि इनके साथ में कॉस थीटा के साथ में ये सारा पद गुणा के चिन्ह के साथ लगा हुआ है, इसलिए जब पक्षांतर करते हैं तो वो इधर जो बाएं पक्ष में जो पद है उसके नीचे आ जाता है। इस तरीके से पक्षांतर करने के पर अब देखते हैं कि ये दोनों पद आपस में कटेंगे। काट देते हैं तो अब हमारे पास बचा अब बचने वाला जो पद है ये 1 माइनस 1 ऊपर में और नीचे में 2 बराबर राइट हैंड साइड में कॉस थीटा। अब हमें, चूंकि हमें थीटा का मान निकालना है, इसलिए इधर के पद को भी कॉस के किसी कोण के रूप में इसे बदलेंगे ताकि थीटा का मान निकाला जा सके। तो अब हमें सोचना है कि कॉस में कितने अंश का कोण होता है जिसका मान -1/2 होता है। तो इस तरीके से कॉस में हम लोग देखते हैं कि -1/2 का मान जो है कितने अंश का होता है, कॉस 120 अंश का मान। 60 अंश का मान 1/2 होता है, लेकिन आगे जाते हैं तो वो 60 अंश 120 में 60 अंश का मान और 120 अंश का मान एक समान होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस तरीके से इसके बदले अब हम लोग लिखेंगे यहाँ कॉस 120 अंश बराबर इधर राइट हैंड साइड में दाहिने पक्ष में है कॉस थीटा। अब देखते हैं इधर कॉस है, हम त्रिकोणमिति के रूल्स यानी नियम लगा सकते हैं इन कॉस थीटा इस त्रिकोणमिति अनुपात को दोनों पक्षों से अगर हटा दें तो हमारे पास अब बचेगा 120 अंश बराबर थीटा। इस तरीके से कोण का मान हमें पता चल जाता है, यानी दोनों बलों के बीच में लगने वाला जो कोण है दोनों के बीच 120 अंश का कोण बनेगा। तो लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, अतः दोनों बल
अतः दोनों बलों के मध्य 120 अंश का कोण होगा। ये हमारा आंसर होगा। यानी दोनों बलों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना था, वो कोण हम निकाल चुके हैं। आइए अब एक नए प्रश्नावली की ओर आगे चलते हैं। उस प्रश्नावली के पहले कोई शीर्षक नहीं है, जैसा अभी ये प्रश्नावली हल किए उसके पहले शीर्षक था दो बलों और उनके परिणामी एवं दिशा। अभी जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली भी इसी शीर्षक से संबंधित है, इसलिए कोई नया शीर्षक हम लोग नहीं दर्शाएंगे, केवल प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। हमारे पास अब अगला जो सवाल है, सवाल लिखते हैं। सवाल थोड़ा लंबा है। प्रश्न, एक बिंदु पर कोण थीटा बनाते हुए क्रिया कर रहे दो बल P और Q का परिणामी बल कैपिटल R है। उसी कोण पर क्रिया कर रहे बल 2P और Q का परिणामी बल 2R है और 180 अंश माइनस थीटा कोण पर क्रिया कर रहे बल P और 2Q का परिणामी बल 2R है। तो सिद्ध कीजिए कि 5P स्क्वायर बराबर 15Q स्क्वायर बराबर 6R स्क्वायर अथवा √6 अनुपात √2 अनुपात √5 बराबर P अनुपात Q अनुपात R। हमारा सवाल को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बिंदु पर कोण थीटा बनाते हुए क्रिया कर रहे दो बल, एक का नाम P और दूसरा Q। तो हम लोग इसी के आधार पर पहले चित्र बनाएंगे। एक बिंदु ले लेंगे, बिंदु O, उस पर दोनों बल P और Q क्रिया कर रहे हैं। इनका परिणामी जो बल है उसका नाम है कैपिटल R। साथ में एक और सवाल का दूसरा हिस्सा है, उसी कोण पर क्रिया कर रहे बल 2P और Q का परिणामी बल 2R है। ये दूसरा भाग है सवाल का। और 180 माइनस थीटा कोण पर क्रिया कर रहे बल P और 2Q का परिणामी बल 2R है। ये सवाल का तीसरा हिस्सा है। हमें 3 हिस्से दिए गए हैं सवाल में, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 5P स्क्वायर बराबर 15Q स्क्वायर बराबर 6R स्क्वायर होता है, अथवा ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √6
अनुपात √2 अनुपात √5 बराबर P अनुपात Q अनुपात R होता है। तो सबसे पहला काम हम लोग यही कर लेते हैं, हम चित्र बना लेते हैं। तो चित्र बनाएंगे तो मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु O है और इस बिंदु O पर क्रियाशील बिंदु का नाम बिंदु P बल P है OP दिशा में, और एक बल ले लेते हैं बल Q OQ दिशा में, और इनका परिणामी मान लेते हैं ये उनका परिणामी है कैपिटल R, और ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों बलों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो है थीटा। तो यहाँ पर हमको शुरुआत में हल के शुरुआत में ही लिखना पड़ता है, माना दो बल P तथा Q के मध्य कोण थीटा हो तो परिणामी बल कैपिटल R बराबर, क्या फार्मूला होता है उसको लिखेंगे। हमारे पास सीधे सीधे फार्मूला है, सूत्र है कि दो बल हो P और Q, उनके बीच का कोण थीटा हो तो उनका परिणामी अगर R हो तो हमारे पास जो फार्मूला होता है R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे क्योंकि इसी के आधार पे आगे हमको सवाल हल करना है। अब आते हैं हमारे पास सवाल का दूसरा हिस्सा कि उसी कोण पर, यानी कोण वही रहेगा थीटा, बस बदल जाएगा बल P था वो 2P हो जाएगा, और जहां Q है वो क्या हो जाएगा, केवल Q ही रहेगा, और उनका परिणामी भी बदल जाएगा, जो कि R था वो क्या हो जाएगा 2R। तो इस विशेष कंडीशन को लगाएंगे तो ये जो सूत्र है वो भी अब बदल जाएगा। तो हम लोग यहां पर अब लिखेंगे, उसे दिया है ऐसा करके, हमें दिया गया है कि P के जगह अब 2P लिखना है, P बराबर 2P, Q की जगह अब लिखना है Q, वो नहीं बदलेगा, और जहां R है उसके जगह लिखना है 2R। तो इस मान को जो कि हमें सवाल में दिया गया है उसको आप समीकरण 1 में रखेंगे तो वो समीकरण 1 बदल जाएगा, उसका सूत्र बदल जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। तो अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में से, तो ये R की जगह अब लिखेंगे 2R, तो ये 2R का स्क्वायर हो जाएगा। इधर P की जगह लिखेंगे 2P का स्क्वायर, प्लस Q की जगह Q ही रहेगा तो ये Q स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 इंटू P की जगह 2P इंटू Q की जगह Q ही रहेगा, और कोण तो थीटा ही है। हम चाहे तो यहाँ पर थीटा भी बता सकते हैं कि थीटा बदला नहीं है, थीटा की जगह थीटा ही रखना है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर अब हमें क्या मिलेगा उसको देखते हैं। तो हमारे पास इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा 4P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 4PQ इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से ये हमारा जो नया समीकरण मिलेगा उसके हम समीकरण नंबर दूसरा नाम दे देंगे। चलिए अब सवाल का तीसरा हिस्सा, सवाल का तीसरा हिस्सा क्या कहता है कि जो बल है वो P जो है P ही रहेगा, लेकिन Q 2Q हो जाएगा, और जो परिणामी बल है वो भी बदल जाएगा। तो इस तरीके से अब फिर से लिखेंगे हम, पुनः सवाल में हमें जो दिया है उसे लिखेंगे, पुनः दिया है, पुनः सवाल में हमें जो दिया गया है बल P ही रहेगा, Q जो है 2Q हो रहा है, और R जो है वो 2R हो रहा है, और जो कोण का मान है वो भी बदल रहा है। थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो इस तरीके से इन मानों को अब समीकरण नंबर पहला में ही फिर से रखेंगे तो वो समीकरण फिर से बदल जाएगा। तो समीकरण 1 में चलेंगे तो अब इस तरीके से R के जगह 2R रखना है, तो यह हो जाएगा 2R का स्क्वायर बराबर P की जगह P ही रखेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Q की जगह 2Q रखना है तो ये 2Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2P इंटू Q की जगह हमें रखना है 2Q, और
कॉस थीटा की जगह रखना है 180 माइनस थीटा। तो इस तरीके से इन मानों को रखने के बाद अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4r² बराबर p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4pq और cos 180 अंश माइनस थीटा। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं, जब कभी भी कोण 180 अंश आए तो ये त्रिकोणमिति अनुपात बदलता नहीं है, तो ये cos का cos ही रहेगा और cos थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं cos थीटा तो हो गया, लेकिन ये जो 180 अंश माइनस थीटा है, हम चतुर्थांश में जाते हैं तो उसके ये जो कोण है कौन से चतुर्थांश में आता है, 180 अंश माइनस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश, और वहां पर साइन थीटा और कोसेक थीटा रहता है, वो प्लस में रहता है, तो हमारे पास कॉस है इसलिए माइनस हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्लस की जगह अब क्या लिख सकते हैं, माइनस 4pq cos थीटा। यहाँ पर कारण बता सकते हैं, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, ऐसा कारण हम साइड में बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा समीकरण अब एक नया रूप ले लिया, इसे समीकरण नंबर तीसरा नाम दे देंगे। समीकरण तीसरा प्राप्त करने के बाद अब हम समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर तीसरा समीकरण नंबर दूसरा और तीसरा को आपस में जोड़ेंगे। समीकरण दूसरा और समीकरण तीसरा को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे समीकरण नंबर दूसरा और समीकरण नंबर तीसरा को, तो ये हो जाएगा 4r² बराबर 4p² प्लस q² और प्लस 4pq cos थीटा। नीचे में लिखेंगे 4 समीकरण नंबर तीसरा को 4r² प्लस p² प्लस 4q² माइनस 4pq cos थीटा। जोड़ते हैं तो एक ही चर राशियों को आपस में जोड़ेंगे, तो ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8r² बराबर ये हो जाएगा 5p² और ये हो जाएगा 5q² और ये दोनों सेम है, इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो इस तरीके से ये कट जाएगा, तो यहाँ से वो गोल हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये मिला। अब हम इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5p² प्लस 5q² और इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस 8r² और इस साइड में 0 होगा जिसे हम लोग लिखेंगे 0। तो ये एक नया समीकरण प्राप्त होगा जिसे हम समीकरण नंबर चौथा नाम देंगे। चलिए समीकरण नंबर 4 हम प्राप्त कर लिए। अब समीकरण नंबर 4 प्राप्त करने के पश्चात अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर पहला में हम 2 का गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद समीकरण 3 से ला करके फिर जोड़ देंगे, तो एक नया समीकरण फिर से हमें प्राप्त होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बाद में अभी बताएंगे। तो चलिए नया काम करते हैं। समीकरण नंबर पहला में 2 का गुणा करके समीकरण नंबर तीसरा में जोड़ने पर ऐसा लिखेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण तीसरा में जोड़ने पर, तो समीकरण पहला में 2 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमारे पास ये मिलेगा 2r² बराबर 2p² प्लस 2q² प्लस 4pq cos थीटा। ये हमारा समीकरण जो 1 था उसमें 2 को गुणा करने पर ये मिला, और समीकरण नंबर तीसरा जो है उसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4r² बराबर p² प्लस 4q² माइनस 4pq cos थीटा। अब दोनों को
जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 4 और 2, ये हो जाएगा 6r स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा 3p स्क्वायर, ये हो जाएगा 6q स्क्वायर, और ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे। अब अगला काम करेंगे, इस r स्क्वायर 6r स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे, उस साइड चले जाएगा, इधर 0 बचेगा। लेकिन हम लोग चाहे तो इसे पूरे को उठा करके इधर ला सकते हैं और इस इधर जो 0 बचेगा उधर लिख सकते हैं, पूरे पक्ष को अदला बदली किया जा सकता है। तो हम लोग इसे लिखेंगे 3p स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर बराबर माइनस 6r स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण नंबर 5वां हमें प्राप्त होगा। अब ये समीकरण 4था और 5वां प्राप्त होने के बाद हम लोग चर राशि p, q और r यहाँ है उनके मान निकाल सकते हैं। क्यों? ये सारा गुणा करने का, जोड़ने का काम इसीलिए किया गया है ताकि हम लोग यहाँ पर इन चर राशियों का मान निकाल सके। तो कैसे मान निकालेंगे? हम लोग इन समीकरण नंबर 4 और 5 में वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी भी 3 चर राशि हो और दाहिने पक्ष में 0 हो, 2 समीकरण के, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ दोनों समीकरणों में वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करके हम इन चर राशियों के मान को निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर p स्क्वायर, q स्क्वायर, r स्क्वायर जो कि हमारी चर राशि है उनका मान वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो अब हमारे पास वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए दोनों समीकरण को एक जगह लिख लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, हमारे पास समीकरण नंबर 4 है, उसी के नीचे में समीकरण 5 को ला करके लिख देते हैं, या समीकरण 4 को समीकरण 5 के नीचे लिख देते हैं जाके। चलिए, तो हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर 4, चलिए 4 एवं 5 ऐसा लिख लेते हैं। पहला एक काम कर लेते हैं, समीकरण 4 व 5 में वज्र गुणन विधि से, तो समीकरण नंबर 4 और 5 से वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे। चलिए समीकरण 4 को लिख लेते हैं यहाँ पर पहले, 5p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर बराबर 0, और इसी के नीचे ला करके समीकरण नंबर 5 को लिख देते हैं, 3p स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर बराबर 0। अब वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल जब कभी भी करेंगे तो वज्र गुणन विधि में चर राशि p स्क्वायर को पहले लिखते हैं। चलिए p स्क्वायर बटा, तो इसमें बटा के अंदर बटा में हम लोग क्या करते हैं, इस चर राशि को छोड़ देंगे और बाकी जो चर राशि है उनके गुणांकों को आपस में गुणा करेंगे। तो कैसे गुणा करते हैं? पहले ऊपर से नीचे, तो 5 का गुणा करेंगे प्लस 5 का गुणा माइनस 6 से, तो 5 6 का 30। फिर उसके बाद माइनस चिन्ह लगाते हैं बीच में, और माइनस चिन्ह लगाने के बाद अब हम दूसरे चर राशियों का आपस में गुणा करेंगे तीर के निशान की दिशा में। तो हम लोग प्लस 6 और माइनस 8 का गुणा करेंगे, तो ये 6 8 है 48, तो इस तरीके से माइनस 48 हो जाएगा। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं ताकि इसमें माइनस खुद लगा हुआ है और उसके पहले एक और माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर अगला हमारा जो चर राशि है वो q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर बटा q स्क्वायर के नीचे बटा जो है उसके नीचे में गुणांकों का किसका गुणा करना है, अब q स्क्वायर वाले को छोड़ देना है। तो अब गुणांक कौन कौन से बचे हैं, p स्क्वायर और r स्क्वायर वाले। तो इसमें अब थोड़ा ध्यान देना है कि q स्क्वायर वाले जो पद होते हैं, इसके लिए जब कभी भी सेकंड वाले पद का गुणा करते हैं तो हमेशा नीचे से करना है। पहले हम लोग ऊपर से किए थे फिर नीचे से, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 8 है 24, यानी माइनस 24, प्लस माइनस है इसलिए, और फिर से माइनस का चिन्ह लगाएंगे। पहला गुणांक गुणा होने के बाद माइनस चिन्ह लगाना अनिवार्य है, उसके बाद अब फिर से इस दिशा में गुणा करेंगे, 5 और माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 30, 5 6 का 30। इस तरीके से इन गुणांकों का गुणा हुआ। फिर r स्क्वायर, अब दोनों समीकरण के r वाले को छोड़ देना है, अब इनके गुणांकों को गुणा करना है। अब इसकी दिशा फिर से पहले जो किए थे उसी के रूप में होगा, 5 और 6 का गुणा करेंगे ऊपर से नीचे, तो 5 6 का 30, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा 3 5 6 15।
इस तरीके से ये वज्र गुणन विधि से हमें ये प्राप्त होगा। अब अगला काम कैलकुलेशन यानी गणना का करेंगे, तो ये हो जाएगा p² बटा, इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस है वो प्लस में हो जाएगा 48 बराबर q² बटा माइनस 24 और ये माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा प्लस 30 में बराबर r² बटा, ये इसे चाहे तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। आप 30 में से 15 घटाएंगे तो प्लस 15 बचेगा। अब यहाँ पर इनको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78। इसमें 5 6 का 30, सॉरी माइनस 30 होगा, है ना। हाँ, अब इसके बाद तो ये माइनस होएगा, तो इस तरीके से ये माइनस 30 और 48 घटाएंगे तो अब बचेगा 18 बराबर q², इन्हें हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 6 बचेगा और r² बराबर बटा 15। अब जब कभी भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं p² बटा 18, ये एक अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है और तीनों अनुपात आपस में बराबर है। और जब कभी भी तीनों अनुपात बराबर हैं तो उनके अनुपातों के बारे में कुछ निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब उनके हर आपस में बराबर हो। तो हम लोग पहला काम यही करेंगे, इनके हर को आपस में बराबर करेंगे। तो इनके हर को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके हरों का क्या लेना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग किस संख्या कैसे करें ताकि इनके हर आपस में समान हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 18 का गुणा कितने से करेंगे ताकि ये 6 का गुणा कितने से करें, 15 का गुणा कितने से करें ताकि इनके हर आपस में बराबर हो जाए। तो उसी के बारे में सोचना है। तो हम लोग यहाँ पर 18 गुणा 5 करेंगे तो 90 हो जाएगा। 6 का फिर से गुणा करेंगे, 6 का गुणा कितने से करें ताकि 15 6 का 90 होता है, तो यहाँ पर 15 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 15 गुणा 6 कर देंगे ताकि वो 90 हो जाए। लेकिन ऐसा गुणा करने के लिए हम केवल हर में ही गुणा नहीं करेंगे, अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 5p² और यहाँ 5 × 18, यहाँ पर 15q² बटा 15 गुणा 6, यहाँ पर 6r² बटा 6 × 15 ऐसा कर सकते हैं। यानी एक ही नियम को हम तीनों जगह लगा सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नियम नहीं, तीनों अनुपातों में हम एक ही नियम लगाएं क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। इसलिए ऐसा करने पर अब क्या हो जाएगा, ये 5p² बटा 18 पंछे 90, ठीक है। 18 पंछे 90, यहाँ पर हो जाएगा 15q² बटा 15 6 का 90, यहाँ पर 6r² बटा 15 6 का 90। इस तरीके से ये तीनों अनुपातों का हर आपस में बराबर हो गया। तो इस तरीके से जब कभी भी तीन अनुपात आपस में बराबर हो, उनके हर आपस में बराबर हो, तो हम उनके हर को अब इग्नोर यानी छोड़ सकते हैं, उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो अब हम लोग केवल इनके बारे में, अंश के बारे में बता सकते हैं कि इनके अंश की स्थिति क्या है। तो अब इन हरों को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये 5p² बराबर 15q² बराबर 6r²। और हमारे सवाल का पहला हिस्सा यही था जिसे हमको सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हुआ ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे सवाल का दूसरा हिस्सा है, सवाल का दूसरा हिस्सा जो हल करना है वो है p अनुपात q अनुपात r बराबर √6 अनुपात 2 अनुपात √5। वो सवाल का दूसरा भाग है जिसे हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। हम 5p² और लास्ट वाला 6r² को आपस में बराबर लेकर के हल करना शुरू करेंगे। कर सकते हैं ऐसा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो
अब हम लोग शुरू करेंगे। अब 5p² बराबर 6r² है। हम लोग क्या करेंगे, ये चर राशियों को आपस में एक साइड रखेंगे और दूसरे गुणांकों को एक साइड रखेंगे, तो इनका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा इधर आकर के p² बटा r², और ये 6 जो है 6 के नीचे दूसरा गुणांक किए जाएगा और उसके नीचे चला जाएगा। इस तरीके से अब अगला काम करेंगे, p² बटा q² है, सॉरी r² है, हम वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों में। तो वर्गमूल लेने पर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वर्गमूल लेने पर ये हमारा p हो जाएगा बटा r, और इधर हो जाएगा वर्गमूल 6 का निकलता नहीं है इसलिए वर्गमूल चिन्ह के अंदर √6, और 5 का भी नहीं निकलता है इसलिए √5। तो इस तरीके से हम p और p बटा r, इसी को हम लोग दूसरे रूप में ऐसा लिख सकते हैं, p अनुपात r बराबर √6 अनुपात √5। अभी ये सवाल का एक हिस्सा है, अभी दूसरा हिस्सा ये करेंगे। हमें जो प्राप्त हुआ है यहाँ से, अब 15q² और 6r² को आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिख सकते हैं पुनः 15q² बराबर 6r²। इन दोनों अनुपातों को आपस में लेकर के अब हल करेंगे। हल करने पर फिर से वही काम करेंगे, q² बटा ये हो जाएगा r² बराबर ये हो जाएगा 6 बटा 15। इन्हें काट सकते हैं 3 से, इसलिए 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, यानी हमारे पास यहाँ पर बचा 2 बटा 5। अगला काम फिर से हम वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा q बटा r, और इधर वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए √2, और ये हो जाएगा √5। इसे हम दूसरे रूप में ऐसा लिख सकते हैं, q अनुपात r बराबर √2 अनुपात √5। दोनों ही जगह यहाँ जो रिजल्ट मिला है, p का अनुपात √6 है, r का अनुपात √5, और यहाँ हमें फिर से प्राप्त हुआ है q का अनुपात √2 और r का अनुपात फिर से √5 है। तो इस तरीके से दोनों जगह r का अनुपात √5 है, तो हम p का अनुपात √6, q का अनुपात √2 और r का अनुपात √5 लिख सकते हैं। तो लास्ट में अब लिखेंगे, इसलिए p अनुपात q अनुपात r बराबर √6 अनुपात √2 अनुपात √5। इस तरीके से ये हमारे सवाल का दूसरा हिस्सा सिद्ध होता है। प्रूव्ड या सिद्ध हुआ ऐसा लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल यह है, हमारा अगला सवाल है उसी प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न है, दो बराबर बलों का परिणामी, दो बराबर बलों का परिणामी जो परस्पर 2 अल्फा कोण पर कार्य करते हैं, कोण पर कार्य करते हैं, उन्हीं बलों के उस परिणामी का, उन्हीं बलों के उस परिणामी का 1.5 गुना है,
जब वे परस्पर 2 बीटा कोण पर कार्य करते हैं, सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करके दिखाना है 2 cos अल्फा बराबर 3 cos बीटा। चलिए हल करना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? दो बराबर बल यानी दोनों बल P और Q दोनों आपस में बराबर है, तो हम उनको दोनों को P बोल सकते हैं या दोनों को Q बोल सकते हैं। उनका परिणामी जो परस्पर 2 अल्फा कोण पर कार्य करते हैं, यानी दोनों बल जो है, दोनों बलों के बीच का कोण 2 अल्फा है, और उनका जो परिणामी है उन्हीं बलों के उस परिणामी का 1.5 गुना है जब वे परस्पर 2 बीटा कोण पर कार्य करते हैं। यानी उन दोनों कोणों का, दोनों बलों का जो कोण है 2 बीटा हो जाएगा, तो उस समय इसका जो परिणामी है वो इसके जो परिणामी का 1.5 गुना होगा। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि 2 cos अल्फा बराबर 3 cos बीटा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं शुरुआत के लिए, कि मान लेते हैं हमारे पास एक बल P है और दूसरा बल भी P है, और इनका परिणामी मान लेते हैं कैपिटल R है। शुरुआत में ही बता सकते हैं ऐसे कि इन दोनों के बीच का कोण 2 अल्फा है, बाद में बता देंगे कि दोनों के बीच का कोण 2 बीटा है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत में यहाँ पर लिख सकते हैं माना दो बराबर बल, ऐसा लिखेंगे। दोनों बल बराबर है, 2 बराबर बल P हैं जिनके मध्य कोण 2 अल्फा है, जिनका परिणामी कैपिटल R है। हमने मान लिया दोनों बल P हैं, उनके बीच का कोण 2 अल्फा हमको सवाल में दिया गया है, और उनका परिणामी कैपिटल R है। तो हम जानते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है हम जानते हैं कि R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, ऐसा होता है हमारे पास सूत्र को। तो उसी सूत्र में इन मानों को अब रखेंगे, तो अब ये हो जाएगा R² का R² ही रहेगा, P के जगह P² ही रहेगा, और Q के जगह भी अब बल जो है P ही है, क्योंकि दोनों बल आपस में बराबर है। और यहाँ पर 2P इंटू P और cos थीटा के जगह लिखेंगे 2 अल्फा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2P² हो जाएगा, प्लस ये भी 2P² हो जाएगा इंटू cos 2 अल्फा, और इधर R² रहेगा। हम दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं उभयनिष्ठ 2 को, तो ये हो जाएगा 2P² को ले सकते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा, और इधर है R²। अगला काम कर सकते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा। cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, उसको लगा सकते हैं हम लोग। जब कभी भी शुरुआत में प्लस हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। 3 सूत्र हैं उसके, तो उसमें से cos वाला ही लगाएंगे। तो cos 2 ये R² बराबर ये हो जाएगा 2P² और 1 प्लस इसके जगह अब लिखेंगे 2 cos² अल्फा माइनस 1। हमारे पास जो सूत्र है उसको यहाँ पर बताएंगे किस सूत्र को हमने यहाँ लगाया है। तो हमारे पास होता है, चूंकि 2 cos थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1, ये सूत्र है, उस सूत्र का हमने यहाँ इस्तेमाल किया। ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2P² और 2 का फिर से गुणा होगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 2 cos² अल्फा। अगली बार ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4P² cos² अल्फा, यानी R² इक्वल टू इतना। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल जब लेंगे तो ये हो जाएगा R, और दाहिने पक्ष में हो जाएगा 2P cos अल्फा। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे।
धन्यवाद।